जी एक कमेंट अभी ले बाद में दे दूंगा, मैं दे दूंगा आपको। अरे ओबीसी आरक्षण पर क्यों नहीं बोलते? मैं कमेंट दूंगा आपको। ओबीसी आरक्षण पर कोई नहीं बोलेगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस राजस्थान में भिड़े हुए हैं, ऐसे में कैसे विपक्षी एकता होगी? और इस पैनल में ही देखिए, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बृजमोहन जी बोलिए। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा चचा भतीजे, बात चचा भतीजे की करते हैं। और महाराष्ट्र में हालात क्या है कि वहां के जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, वो देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, उनको मानने कोई तैयार नहीं है। उनको विचारों का उनका जो चेहरा है, उनका नाम करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए से गायब कर दिया। तो बीजेपी वहां पे कहने लगी साहब यहां पे हम लोग 2 इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई 2 इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हो तो डिब्बे का फोटो आपने क्यों नहीं छापा? डिब्बे का भी फोटो छाप देते। यही हाल इनके राजस्थान में है। राजस्थान में भी आज तक ये नहीं बता पा रहे कि जो आने वाला विधानसभा के चुनाव है 4 महीने बाद, उसमें बीजेपी का चेहरा कौन होगा। तो मैं बीजेपी की तो इस मुद्दे पे कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत है, ये अपनी तरफ नहीं देखते कभी। अब बात आ रही है गठबंधन के मुद्दे को लेकर। बीजेपी तो 2024 का चुनाव हार चुकी है मानक भाई। अच्छा, इसके जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं है दूर दूर तक। जब आदरणीय मोदी जी अपने लोकप्रियता के चरम पे थे 2019 में, तब ये कुल 303 सीटें जीते हैं, उसमें से भी 2 सीटें कम हो गई, अब 301 है इनके पास। और विपक्ष के जो लोग जीते थे, और जो कांग्रेस के कुल मिलाकर जो सीट होती है वो 241 होती है। और देश में लोकसभा के अंदर बहुमत बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष को करना क्या है? 40 241 आपने कहां से गिन ली? उसकी 241 में आप उनको भूल गए जो आपके साथ नहीं है, उनको भी आपने जोड़ लिया। आप गिनिए ना, किसने कहा? आप कैसे? विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष की जो सीटें हैं, वो कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं है ना। ये तो अरे आपके साथ भी तो नहीं है, मोदी जी के साथ हैं। अरे कमाल है, आपको भी पता है पार्लियामेंट में बीजेपी को अक्सर वो सपोर्ट करते आए हैं। मुद्दा है कि बीजेपी को, मानक भाई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि बीजेपी को बहुमत कहां मिल रहा है। जब बहुमत ही नहीं मिल रहा तो सरकार कहां से बनेगी? उस समय सारे लोग बैठ के तय कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो फ्रस्ट्रेशन है वो चरम पे। और ये आज पता लगा, आदरणीय राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में क्या बोला। उन्होंने कहा कि नेताओं को ना कहने की आदत होनी चाहिए और अधिकारियों को हाँ कहने की। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? आदरणीय मोदी जी की तरफ। ये इनमें जो झगड़े चल रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं देना चाहते। अब मेरा वाक्य बनता है 3 वर्ष। राजनाथ सिंह जी किससे कह रहे हैं? अपनी सरकार से कह रहे हैं ना, अपने लोगों से कह रहे हैं। विपक्षी तो उनकी बात मानेगा नहीं, तो अपने लोगों को क्या बोल रहे हैं कि भैया झूठ बोलना बंद करो, ये बड़े बड़े वायदे कर लेते हो और उसके बाद जाके जवाब नहीं दे पाते हम लोग। तो ओके, संजय कुमार, इतना अन्याय ना करो। संजय जी का विश्लेषण उसके बाद संजय जी की बात दे दूंगा। नहीं, वो प्रासंगिक अभी है, मेरी बात अच्छा चल बोलिए, पहले आधे मिनट में खत्म हो जाएगी। बोलिए। देखिए, राजनाथ जी की बातों को तो डिकोड किया जा रहा है, और जो साफ साफ अजीत जी बोल रहे हैं उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं ब्रजमोहन जी। और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज उनकी सहेली पार्टी कांग्रेस ने, भाई साहब प्लीज आप बीच में ना बोलना, भाई साहब प्लीज बीच में ना बोले, अपनी बारी में बोले। बृजमोहन जी, अजीत पवार ने क्या क्या नहीं बोला, कहां ले जा रहे हैं? ये बृजमोहन जी क्या क्या नहीं बोला? ये सुप्रिया सुले के फैक्शन के है ना, ये सुप्रिया सुले फैक्शन के हैं। अरे भाई, इनके नीचे एनसीपी एसएस लिखो, सुप्रिया सुले के। अच्छा सुनिए भाई मानक जी, क्या फिर मैं जवाब भी दूं और 10 सेकंड में इंटरप्शन भी हो जाए। 1:3 क्या है वो? बिल्कुल नहीं है। 1:3 देख रहे हैं कांग्रेस वर्सेस आप कैसे हो रहा है। अरे भाई, वो सब कोवर्ट और ओवर्ट सब है साथ में। बोलिए। हाँ, वो अंदर से निकाह किए हुए सब लोग। हाँ। अब सुन लीजिए, एक लास्ट बात कहना चाहता हूं। आज इनकी सबसे बड़ी सहेली कांग्रेस, इन्होंने गीता प्रेस का विरोध करते करते कहा कि सावरकर जी को पुरस्कार देने से जैसा है गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार देना। अब मैं आदरणीय बृजमोहन जी से पूछना चाहता हूं कि सावरकर जी को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए इस देश में? आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं? बोल दीजिए बृजमोहन जी, बोलिए। हम तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के पत्र के साथ है, जो आदरणीय इंदिरा गांधी। तो बताइए, आपके घर में तो सावरकर जी को रोज गालियां दे रहे हैं, हम उसके साथ, आप तो गले लिपटे हुए हैं। हम उनके साथ हैं। नहीं, उनके साथ है तो सावरकर जी को गाली देने वाले जयराम संग्राम सेनानी के, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक नेता हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं देश के नेता के रूप में। तो कांग्रेस को बोलो स्वीकार है, कांग्रेस को बोलो। आप नहीं मानते हो? परेशानी ये कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। बीजेपी के पास
बीजेपी के पास आजादी का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको वो कह वो सके हमारी हमारा समस्या है ना भाई साहब, हम तो देश के लोग मानते हैं उनको। ओके, संजय कुमार बिरसा मुंडा पार्टी के नहीं थे। संजय कुमार, पटेल किसी अरे भाई पार्टी के नहीं ओके, थे। संजय कुमार, संजय जी को लाइए, नेहरू संजय जी जी को को आपने पार्टी का बना कुलदीप दिया। इसके बाद आ रहा हूं, कुलदीप इसके बाद आ रहा हूं। संजय कुमार, संजय जी अभी जो 3-4 पार्टियों के की सीटें बृजमोहन जी ने अपनी विपक्ष में जोड़ ली, उनका थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए, क्योंकि अब जब विपक्षी एकता की बात हो रही है, उनको तो विपक्षी एकता में न गिना जाए ना, क्योंकि वैसे ही उनको पटना की उस बैठक में नहीं बुलाया गया है, या फिर उन्होंने मना कर दिया है आने से। नहीं, सबसे पहले तो अगर गणित के हिसाब से देखें तो 303 सीटें अगर बीजेपी जीती थी, लेकिन उनके सहयोगी भी थे 2000 चुनाव में, तो अगर सहयोगियों के साथ देखें तो तकरीबन वो 340-45 के आसपास थे। और जिस तरह से हम कहते हैं, अगर किसी एक विषय पर मान लीजिए कहते हैं 40% लोग सहमत हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि 60% असहमत हैं। कई बार ऐसा होता है कि 40% सहमत, 20% असहमत, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि इस पर हमारी कोई राय नहीं है। ये मैं एक सर्वे के उदाहरण के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो ऐसा ही जो 2019 के लोकसभा की गणित जो बता रहे हैं कि अगर 303 सीटें जो उन्होंने कहा बाद में 301 हो गई, वो बीजेपी की हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सारी की सारी सीटें विपक्षी पार्टियों की हैं। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे आप बीआरएस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, और भी ऐसी तमाम पार्टियां हैं। काफी ये पिछली बार भी हमारे साथ नहीं थे। नहीं तो नहीं, आप गलत सबका नहीं भाई, आप गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे साथ पिछली बार भी नहीं थे। क्या महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के साथ बीजेपी नहीं लड़ती तो क्या उतनी सीटें आती जो बीजेपी की इंडिविजुअल हैं? क्या बिहार के अंदर अगर जेडीयू के साथ नहीं लड़ती तो बीजेपी 2.5 के आंकड़े में जाती? तो मुझे लगता है गिनती, मुझे लगता है नहीं, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, संजय जी बात पूरी करें, आप मुझे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी अगली बार, जरा इसका उत्तर दे। अरे आलोक जी एक सेकंड रुके, संजय जी चुनाव कल नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर मणिपुर की बात करें, घटना चल रही है, उसके हिसाब से तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी का विरोध हो रहा है, वहां बीजेपी से लोग नाराज हैं। ये तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। संजय जी अपनी बात पूरी करिए, जिस बात को लेकर आलोक जी कह रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, ये जरूर है कि अगर हम 303 और 340-41 की बात कर रहे हैं, तो जो 2019 का गठबंधन था वो अब टूट गया है। गठबंधन, शिवसेना टूट के चली गई है, जेडीयू टूट के चली गई है। तो अगर हम मान भी लें कि बीजेपी की सिर्फ 301 सीटें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गणित ये बताता है कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है तो आप उसके विपक्ष में खड़े हैं। बिल्कुल सही है। मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता कि कुलदीप अब ये बताइए, देखिए कुलदीप ये हो गया, ये पॉइंट स्कोर करने वाला बहुत हो गया। अब आप मुद्दे पे आइए और ये बताइए, आप कांग्रेस को राजस्थान में जाकर चुनौती देंगे? फिर अब मुझे पता है मध्य प्रदेश भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, और फिर विपक्षी एकता के लिए दिखाने के लिए पटना में उनके साथ मंच पर भी रहेंगे, जबकि दिल्ली और पंजाब में वैसे ही अलग अलग हैं। और ये 2-3 मोर्चे आपने ऑल खोल दिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। विपक्षी एकता कैसे होगी ऐसे? कुलदीप देखिए मानक भाई, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि जो भी विपक्षी एकता की बात है, सीट शेयरिंग की बात है, वो भी बहुत दूर का मुद्दा है। मेन मुद्दा भी है कि इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का। एक ऐसा अध्यादेश दिल्ली की सरकार को चैलेंज करने के लिए, दिल्ली के लोगों को वोट का अधिकार छीनने के लिए, संविधान की मूल भावना के खिलाफ, राजस्थान में जाकर आप उतर गए, बताइए चुनाव में आप कह रहे हैं चुनाव बाद की बात है, कर पा रही है कांग्रेस शुरू किया राजस्थान में प्रचार। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, देखिए वो समय बताएगा कौन कहां चुनाव लड़ेगा, कौन कहां नहीं लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और चुनाव लड़ना ये सब लोकतंत्र में है। और दूसरी बात है, लेकिन आज जब संविधान के मूल विषय का प्रश्न है, संविधान की उसकी बात है, तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ लोग दोनों मिलकर खड़े हुए हैं। मतलब आज नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। वो ये लड़ाई केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। ये इस देश के आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका, जिस प्रकार से इसी पॉइंट के ऊपर रही है, रेलवे का हाल देख रहे हो। आलोक जी के पास जा रहा हूं, आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है मानक जी मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचारी रही, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, महात्मा गांधी का फोटो जिन लोगों ने हटा दिया, वो लोग आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ क्यों चाहती है? आप लोग तो लिस्ट लेके बैठते थे जी, सब मिले हुए हैं जी, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी। आज आप दर दर क्यों भ्रष्टाचारियों की मदद मांगते घूम रहे हैं भाई? जो ऑर्डिनेंस आया उसको फेस कीजिए।
बीजेपी के चरणों में 9 साल तक रहे हैं, भुगतिए अब। कुलदीप 10 सेकंड, बीजेपी के चरणों में रहिए अब, जहां पहले थे आप। आलोक जी, मतलब आप आलोक जी बीजेपी के चरणों में तो आप रहते हो, यह आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आई है और पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और यही बौखलाहट, ये डर तुम लोगों को है। तो जेल में चले गए, चरणों में तो तुम लोग पड़े हुए हो। आप ये तय करिए पहले कि इस देश के संविधान को बचाने ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, ये देखिए विपक्षी एकता। बृजमोहन जी बोलिए, ये कैसी एकता? बृजमोहन जी। मैं एक बात, मैं इस पे छोटी सी बात बस ये कहना चाह रहा था कुलदीप भाई से कि कुलदीप भाई लगता है आज ये तय करके आए हैं कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसको किसी भी हालत में वो जो उसके खिलाफ निर्णय हो चुका है लोकसभा का वो पूरा ना हो पाए, लोकसभा में जो बिल आने वाला वो पास हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप भाई कहीं ना कहीं आदरणीय अरविंद केजरीवाल से कुछ रुष्ट दिख रहे हैं। इसके अलावा तो मुझे इनकी जितनी मैंने बातें सुनी, इसके अलावा मुझे कुलदीप को मत लपेटिए इसमें। आम आदमी पार्टी का स्टैंड है ये। सौरभ भारद्वाज खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कुलदीप की अपने मन की बात नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? इस कड़वाहट के साथ यदि आप पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पे बोलेंगे, अरे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज बोल चुके हैं कि हमारा घोषणा पत्र तक चुरा लेते हैं। केजरीवाल साहब के साथ खड़े हो जल्दी से शहजाद, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो गया। देश की जनता से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इनसे पूछे कि क्या कॉमन स्टैंड 370 पर है इन तीनों का? नहीं है। ऐसे पार्टियों से बचना है। ये देश को किस प्रकार से अस्थिरता की ओर ले जाए। ओके, टाइम खत्म।